आज बिटकॉइन के बारे में सब जानते हैं, जिसे दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिटकॉइन से पहले भी क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट नया नहीं था और कई लोगों ने डिजिटल पैसा बनाने की कोशिश की थी। इन सभी लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी थी एक ही सपने के लिए, फ्रीडम फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, पर इसका सफर शुरू हुआ था 1980s में, जब कुछ लोगों ने पहली बार ये सोचने की हिम्मत की थी कि क्या हम बिना बैंक के भी पैसा बना सकते हैं। ये एक जर्नी है उन साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और क्रिप्टोग्राफर्स की जिन्होंने प्राइवेसी और फ्रीडम के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करने का सपना देखा। उस टाइम दुनिया बदल रही थी, कंप्यूटर्स नई चीज थे, इंटरनेट एक रेवोल्यूशन था, लेकिन पैसा अब भी पुराने सिस्टम में अटका हुआ था। हर ट्रांजैक्शन में डिले, हाई फीस और सबसे बड़ी बात प्राइवेसी की जीरो गारंटी। यही फ्रस्ट्रेशन थी जहां से डिजिटल मनी का ड्रीम शुरू हुआ। क्रिप्टो का आइडिया एक सिंपल सवाल से निकला था, क्या हम टेक्नोलॉजी के जरिए एक ऐसा पैसा बना सकते हैं जिसमें ट्रस्ट इंसानों के ऊपर नहीं, मैथ्स के ऊपर हो। तो इस वीडियो में हम टाइम ट्रैवल करेंगे उन लोगों के पास जिन्होंने बिटकॉइन से पहले डिजिटल पैसा बनाने की कोशिश करी। हर एक्सपेरिमेंट ने एक पजल पीस ऐड किया और जब सब पीसेस एक साथ आए तब जन्म हुआ बिटकॉइन का, दुनिया की पहली असली डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का। नाइनटीन 1990s के दौरान जब इंटरनेट तेजी से ग्रो कर रहा था, दुनिया एक नए एरा में एंटर कर रही थी। सब कुछ डिजिटल हो गया था, लेकिन एक चीज थी जो पुरानी ही रही, पैसा। जब आप किसी को ईमेल भेजते थे वो सेकंड्स में पहुंच जाता था, लेकिन जब आपको पैसा भेजना होता था तो वो बैंक्स, थर्ड पार्टीज और पेपर वर्क के थ्रू होता था। प्रोसेस स्लो और कॉस्टली थी और ट्रांसपेरेंट भी नहीं थी। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन एक बैंक सर्वर से पास होती थी और बैंक ही डिसाइड करता था कि आपका पैसा कब और कहां ट्रांसफर होगा। इससे एक बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रस्ट। आपको ना ब्लाइंडली बैंक पर भरोसा करना पड़ता था। अगर बैंक फेल हो गई या करप्ट हो गई तो आपका पैसा भी रिस्क में पड़ जाता था। और प्राइवेसी जीरो। हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल थी। गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स ट्रैक कर रहे थे। इसी प्रॉब्लम ने कुछ लोगों के अंदर एक रेवोल्यूशन जगाया, साइफरपंक मूवमेंट। साइफरपंक्स एक ऐसा ग्रुप था जिसमें हैकर्स, मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर साइंटिस्ट शामिल थे। उनका बिलीफ था कि प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं, एक ह्यूमन राइट है। वो मानते थे कि अगर हम अपना पर्सनल डेटा और फाइनेंस गवर्नमेंट के हाथ में देते रहे तो एक दिन हम अपनी फ्रीडम खो देंगे। साइफरपंक्स ने कहा, प्राइवेसी के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करो, और इन्होंने एक ऐसा सिस्टम इमेजिन किया जहां ट्रांजैक्शन सिक्योर और अनोनिमस दोनों हो, बिना किसी थर्ड पार्टी के। यहीं से डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जो इंटरनेट के थ्रू मूव कर सके बिना किसी की परमिशन के। ये मूवमेंट एक साइंटिस्ट के दिमाग में शेप लेने लगा, जिनका नाम था डेविड शॉम। डेविड शॉम को अक्सर फादर ऑफ डिजिटल करेंसी कहा जाता है। 1980s में जब कंप्यूटर्स और इंटरनेट का एरा शुरू हुआ था, तभी शॉम ने एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज किया था। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे दुनिया ज्यादा ऑटोमेटेड हो रही है, वैसे वैसे लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डेटा पर कंट्रोल खो रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन, पेमेंट और कम्युनिकेशन किसी न किसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू हो रही थी। शॉम को ये डर था कि अगर टेक्नोलॉजी बिना प्राइवेसी के आगे बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब हर इंसान का पैसा, स्पेंडिंग पैटर्न्स और एक्टिविटीज ट्रेस की जाएंगी। तब इंसान के पास अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बचेगी ही नहीं। शॉम का विजन क्लियर था। वो एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाना चाहते थे जो फिजिकल कैश की तरह काम करे, जहां पेमेंट्स ट्रैक ना की जा सके और यूजर अनोनिमस रहे। फिजिकल कैश का सबसे बड़ा फीचर ये है कि जब आप किसी को कैश देते हो तो किसी थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि ट्रांजैक्शन कब, कहां और कितने अमाउंट की हुई। शॉम ने चाहा कि यही प्रॉपर्टी डिजिटल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करे। इसी आइडिया ने जन्म दिया ई कैश का, एक डिजिटल कैश सिस्टम जिसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों मेंटेन होती थी। इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए इन्होंने 1990 में एम्स्टर्डम में डिजिकैश नाम की कंपनी शुरू करी। डिजिकैश का पर्पस था उनके क्रिप्टोग्राफिक रिसर्च को कमर्शियलाइज करना, जिससे अनोनिमस और सिक्योर डिजिटल पेमेंट्स पॉसिबल हो सके। ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी लाइसेंसर की तरह काम करती थी, यानी डिजिकैश अपनी पेटेंटेड ई कैश टेक्नोलॉजी बैंक्स को प्रोवाइड करती थी और ये बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए ई कैश यानी डिजिटल कॉइन इशू करते थे। डिजिकैश खुद बैंक नहीं थी, वो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टेक्नोलॉजी देती थी ताकि वो अपने सिस्टम्स को मॉडर्न और प्राइवेट बना सके। 1994 में डिजिकैश का सबसे बड़ा माइलस्टोन आया जब मार्क ट्वेन बैंक पहली बैंक बनी जिसमें ई कैश सिस्टम सक्सेसफुली यूज हुआ। पहली बार दुनिया में रियल इंटरनेट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की गई। ये इवेंट डिजिटल फाइनेंस की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। बाद में डिजिकैश ने ड्यूश बैंक, मेरिटा बैंक और क्रेडिट स्विस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करी। ई कैश सिस्टम टेक्निकली काफी एडवांस था
और इसका डिजाइन 3 फंडामेंटल्स गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया था: प्राइवेसी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी। ई कैश में यूजर के ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली प्राइवेट थे। बैंक, मर्चेंट या कोई भी थर्ड पार्टी ये ट्रैक नहीं कर सकती थी कि यूजर ने क्या खरीदा। ई कैश में हर डिजिटल कॉइन एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर के साथ इशू होता था। इससे कॉइन्स को फेक बनाना या डुप्लीकेट करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाता था। साथ ही सिस्टम में बैंक कॉइन को वेरीफाई तो कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये कभी पता नहीं चल पाता था कि उसने किस स्पेसिफिक कॉइन पर साइन किया था। ये आइडिया अपने टाइम से काफी साल आगे था। डिजिकैश ने एक सिक्योर, एनोनिमस और प्रैक्टिकल डिजिटल पेमेंट सिस्टम क्रिएट कर दिया था। 1990s के मिड में माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया और प्लान था कि विंडोज 95 में ई कैश को इंटीग्रेट किया जाएगा। सिटी बैंक के साथ भी एक मेजर डील फाइनलाइज होने के करीब थी। अगर ये दोनों डील सक्सेसफुल होती तो डिजिकैश ऑनलाइन पेमेंट्स का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाता। लेकिन इस सिस्टम में एक फंडामेंटल फ्लॉ था। ये था सेंट्रलाइजेशन। पूरे नेटवर्क में एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती थी जो ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करती थी और कॉइन्स को इशू करती थी। अगर वो सेंट्रल ऑपरेटर फेल होता तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता। यही वजह बनी डिजिकैश के डाउनफॉल की और 1998 तक कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन डिजिकैश ने एक नया चैप्टर लिखा। इसने दुनिया को ये सिखाया कि डिजिटल मनी पॉसिबल है और प्राइवेसी के बिना डिजिटल फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। शॉम ने फाउंडेशन रखी, लेकिन उनके सिस्टम में अब भी एक मिसिंग एलिमेंट था: डिसेंट्रलाइजेशन। जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की जो ट्रस्ट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली एडम बैक ने। एडम बैक लंदन के एक ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर है जिनका आज के डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स के फाउंडेशन में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा एक मिशन के लिए डेडिकेट किया: डिजिटल वर्ल्ड में फ्रीडम और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। एडम बैक की सोच का फाउंडेशन साइफरपंक मूवमेंट से ही आता है। ये मूवमेंट 1990s में स्टार्ट हुआ था और इसका मेन बिलीफ था कि अगर हम अपनी पर्सनल प्राइवेसी और फ्रीडम को बचाना चाहते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी का यूज करना होगा। साइफरपंक्स मानते थे कि गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस अक्सर टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं लोगों की सर्वेलेंस के लिए, इसीलिए टेक्नोलॉजी को ही उनके अगेंस्ट एक टूल के रूप में यूज करना चाहिए। एडम बैक इस आइडियोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड थे। उन्होंने क्रिप्टोग्राफी को सिर्फ एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सोशल वेपन माना, जिससे हर आम इंसान अपने डेटा और आइडेंटिटी पर कंट्रोल रख सकता है। इसी फिलॉसफी ने एडम बैक को इंस्पायर किया उनका सबसे फेमस इन्वेंशन बनाने के लिए: हैश कैश। ये एक ऐसा सिस्टम था जो पहली बार कंप्यूटेशन को डिजिटल वैल्यू के साथ कनेक्ट करता था, और यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम का फाउंडेशन बना। हैश कैश 1997 में प्रपोज हुआ था और 2002 में फॉर्मली डिस्क्राइब किया गया। इसका प्राइमरी पर्पस था इंटरनेट पर होने वाले डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स और स्पैम ईमेल्स को रोकना। एडम बैक का इन्वेंशन एक वैक्यूम में नहीं बना था। ये 1992 के एक रिसर्च पेपर से इंस्पायर्ड था जिसका नाम था प्राइसिंग वाया प्रोसेसिंग और कॉम्बेटिंग जंक मेल। ये पेपर सिंथिया ड्वोक और मोनी नावर नाम के 2 साइंटिस्ट ने लिखा था। इसमें एक सिंपल आइडिया दिया गया था: अगर किसी यूजर को एक सिस्टम यूज करना है तो उसे पहले एक मॉडरेट लेवल का कंप्यूटेशनल पजल सॉल्व करना पड़ेगा, यानी हर रिक्वेस्ट के साथ थोड़ा प्रोसेसिंग वर्क करवाना ताकि सिस्टम का मिसयूज महंगा पड़े। एडम बैक ने इसी आइडिया को और प्रैक्टिकल बनाया। उन्होंने सोचा अगर हम रियल कंप्यूटेशन को डिजिटल एक्टिविटी के साथ जोड़ दें तो हर जेन्युइन एक्शन के पीछे एक मेजरेबल कॉस्ट होगी, और इसी से उन्होंने क्रिएट किया हैश कैश, जहां सिस्टम में वैल्यू कंप्यूटेशन से जनरेट होती है। हैश कैश का डिजाइन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स के लिए बिल्कुल फिट था। इसमें एक खास बात थी नॉन इंटरैक्टिव कॉस्ट फंक्शन, मतलब यूजर खुद अपना रैंडम चैलेंज बना लेते हैं और उसे सॉल्व करने के लिए सर्वर से रियल टाइम कनेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। एक और फायदा ये था कि सिस्टम ट्रैप डोर फ्री था, कोई सीक्रेट शॉर्टकट या चीट मेथड मौजूद नहीं था। हर वैलिड प्रूफ सिर्फ बार बार ट्राई करने से ही मिलता, इसीलिए फेयरनेस बनी रहती। हैश कैश का सबसे यूनिक एस्पेक्ट ये था कि उसने स्पैम की इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली रिवर्स कर दिया। नॉर्मल कंडीशंस में स्पैम ईमेल्स प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि एक और ईमेल भेजने का कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 होता है, पर हैश कैश में हर ईमेल के लिए थोड़ा प्रूफ ऑफ वर्क करना पड़ता था, मतलब एक छोटी सी CPU कॉस्ट। एक आम यूजर जो दिन में 5 से 10 ईमेल्स भेजता है उसके लिए कॉस्ट नेग्लिजिबल थी, लेकिन एक स्पैमर जो दिन में लाखों ईमेल्स भेजता है उसके लिए प्रोसेस स्लो और कॉस्टली बन गई। इससे स्पैम करना इकोनॉमिकली अनवायबल हो गया। हैश कैश ने दिखाया कि हर वैलिड डिजिटल टोकन के पीछे असली कंप्यूटेशनल एफर्ट होना चाहिए। यही फाउंडेशन बना प्रूफ ऑफ वर्क का, जिसे बाद में बिटकॉइन ने यूज करके एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड मॉनेटरी सिस्टम क्रिएट किया। लेकिन हैश कैश करेंसी नहीं थी, इसमें लेजर या ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं था। POW एक बिल्डिंग ब्लॉक था, पर ग्लोबल करेंसी सिस्टम बनाने के लिए और पीसेस चाहिए थे। अब चैलेंज था कि क्या हम इस एफर्ट को एक ट्रेडेबल करेंसी बना सकते हैं। ये सवाल लेकर स्टेज पर आए VDAI।
1990s के एंड में जब साइफरपंक मूवमेंट अपने पीक पर था, तब इस मूवमेंट का मेन विजन था टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के कंट्रोल के अगेंस्ट यूज करो ताकि हर इंसान अपनी आइडेंटिटी, अपने डेटा और अपने पैसों पर खुद का कंट्रोल रखे। इसी कम्युनिटी के एक ब्रिलियंट मेंबर थे वी डाई, जो साइफरपंक, एक्सट्रोपियन और SL4 जैसे ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप्स पर रेगुलर डिस्कशंस करते थे। ये डिस्कशंस ग्रुप उस वक्त के डिजिटल फिलोसोफर का अड्डा था। यहाँ लोग ओपनली डिबेट करते थे कि कैसे हम एक ऐसी डिजिटल सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ लोगों को मिडिल मैन, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक्स पर डिपेंड ना रहना पड़े। वी डाई का गोल क्लियर था, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल इकोनॉमी जहां लोग डायरेक्टली एक दूसरे को पैसा भेज और रिसीव कर सके, सिस्टम सिक्योर रहे और कोई भी सेंटर ऑफ पावर ना हो। 1998 में वी डाई ने अपना हिस्टोरिक प्रपोजल पब्लिश किया, बी मनी एन अनोनिमस डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये पेपर क्रिप्टो करेंसी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसने पहली बार एक कंप्लीट थियोरेटिकल मॉडल बनाया जिसमें अनोनिमिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिफिकेशन और डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सब कंबाइन किया गया था। बी मनी का सिस्टम अनट्रेसेबल डिजिटल सूडोनिम्स पर बेस्ड था, यानी हर यूजर एक एनोनिमस आइडेंटिटी के थ्रू पार्टिसिपेट करता। यूजर्स आपस में डिजिटल पेमेंट्स कर सकते थे और बिना किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के अपने बीच के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स कर सकते थे। यही कॉन्सेप्ट आज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का पहला कंसेप्चुअल वर्जन था। बी मनी के डिजाइन में दो कोर कंपोनेंट्स थे। पहला डिजिटल स्कार्सिटी एंड इशुएंस। इस सिस्टम में कॉइन्स अनलिमिटेड नहीं होते। नए कॉइन्स तभी क्रिएट होते हैं जब कोई कंप्यूटेशनल वर्क करता। यही कॉन्सेप्ट बाद में प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम का बेस बना। इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती और हर कॉइन के पीछे रियल एफर्ट होता। और दूसरा कलेक्टिव लेजर एंड वेरिफिकेशन। बी मनी में कोई कंट्रोल सर्वर नहीं था। नेटवर्क के सभी पार्टिसिपेंट्स मिलकर एक शेयर्ड अकाउंटिंग लेजर मेंटेन करते थे, जिसमें हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती थी। अगर किसी ने गलत डेटा भेजा तो नेटवर्क कलेक्टिवली उसे रिजेक्ट कर देता था। साथ ही हर ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टोग्राफिक हैशेस और डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होता था, यानी हर यूजर अपने फंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पर फुल कंट्रोल रखता बिना किसी अथॉरिटी के अप्रूवल के। बी मनी सिस्टम कभी ऑफिशियली इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन इसने मॉडर्न ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के लिए एक थियोरेटिकल फाउंडेशन बना दी। वी डाई ने प्रूव किया कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल पैसा पॉसिबल है, बस उसके लिए ट्रस्ट इंसानों में नहीं, कोड और क्रिप्टोग्राफी में होना चाहिए। लेकिन 1998 में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, कंप्यूटर्स काफी स्लो थे और दुनिया भर में ट्रांजैक्शंस को एक साथ सिंक करने का कोई रिलायबल सिस्टम नहीं था। इसलिए बी मनी का आइडिया स्मार्ट तो था, लेकिन उसे प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं था। फिर भी ये सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था जिसमें अनोनिमिटी, प्रूफ ऑफ वर्क और लेजर तीनों कंबाइन हुए। अब ये आइडिया इवॉल्व होने वाला था इनटू समथिंग क्लोजर टू गोल्ड, बिट गोल्ड। लेट 1990s में निक ज़ैबो, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और क्रिप्टोग्राफर, इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, बिट गोल्ड। ज़ैबो ने सोचा कि अगर गोल्ड वैल्यूएबल है क्योंकि इसे माइन करने में मेहनत लगती है, तो डिजिटल वर्ल्ड में भी हम ऐसी मेहनत के बेसिस वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अनफोर्जेबल कॉस्टलीनेस कहा, मतलब ऐसी चीज जिसे बनाना महंगा हो पर वेरीफाई करना आसान। ज़ैबो ने एक सिस्टम डिजाइन किया जहां यूजर्स क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करके डिजिटल टोकन्स क्रिएट करते थे। हर वैलिड पजल का सोल्यूशन एक रिकॉर्ड के फॉर्म में पब्लिक लेजर में स्टोर होता था, जिसपे टाइम स्टैम्प भी होता था। ये टाइम स्टैम्प प्रूव करता था कि ये वर्क किस ऑर्डर में हुआ है। हर नया प्रूफ पिछले प्रूफ से लिंक्ड होता एक चेन के फॉर्म में। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर ब्लॉकचेन बना। बिट गोल्ड का स्ट्रक्चर सिंपल पर ब्रिलियंट था। यूजर एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करते, उसका सोल्यूशन पब्लिक सर्वर पर टाइम स्टैम्प के साथ पब्लिश होता। ये रिकॉर्ड सबके लिए विजिबल और वेरीफाइबल होता और अगला यूजर पिछले रिकॉर्ड के ऊपर अपना वर्क बिल्ड करता। इससे एक डिसेंट्रलाइज्ड सीक्वेंस बनता था जहां हर ब्लॉक पिछले ब्लॉक से कनेक्टेड था। कोई सेंट्रल बैंक नहीं, कोई ट्रस्टेड पार्टी नहीं, पूरे सिस्टम में ट्रस्ट रिप्लेस हो गया वेरिफिकेशन से। ज़ैबो ने इस आइडिया को रिजर्व करेंसी के रूप में इमेजिन किया। जैसे गोल्ड एक बेस एसेट होता है, वैसे ही बिट गोल्ड भी एक बेस डिजिटल एसेट हो सकता था। इस सिस्टम में डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को थियोरेटिकली सॉल्व कर दिया गया बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम तभी होती थी जब कोई यूजर एक ही डिजिटल कॉइन को बार बार यूज कर सकता था, क्योंकि डिजिटल फाइल्स कॉपी करना इजी है। पर बिट गोल्ड कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ज़ैबो ने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, लेकिन उस टाइम तक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कम थे। फिर भी बिट गोल्ड ने बिटकॉइन के लिए डायरेक्ट फाउंडेशन सेट करी। इसने प्रूफ ऑफ वर्क, टाइम स्टैंपिंग और लेजर को एक साथ कनेक्ट किया। आज भी क्रिप्टो रिसर्चर्स कहते हैं कि बिटकॉइन और बिट गोल्ड में इतनी सिमिलैरिटी है कि लगता है दोनों एक ही दिमाग से आए हैं। कई एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस करके लिखने का पैटर्न कंपेयर किया और कंक्लूड किया कि निक ज़ैबो का राइटिंग स्टाइल सतोशी नाकामोटो के सबसे करीब है। चाहे ज़ैबो सतोशी हो या नहीं, उन्होंने डिजिटल स्कार्सिटी और डिसेंट्रलाइज्ड
सेंट्रलाइज्ड वैल्यू का बेस बना दिया था। बिट गोल्ड ने सिखाया वैल्यू तभी रियल है जब उसके पीछे रियल एफर्ट और लिमिटेड सप्लाई हो। अब बस एक ही चीज मिसिंग थी, एक वर्किंग सिस्टम जहाँ ये सब आइडियाज मिलकर एक साथ काम करे। ये काम 2008 में हुआ जब एक एनोनिमस नाम दुनिया में आया, सतोशी नाकामोटो। 2009 में बिटकॉइन का लॉन्च एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसे पूरी डिजिटल फाइनेंस दुनिया एक रेवोल्यूशन के रूप में देखती है। इसका फाउंडेशन था अक्टूबर 2008 में पब्लिश हुआ व्हाइट पेपर बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जिसे एक एनोनिमस क्रिएटर सतोशी नाकामोटो ने लिखा था। ये पेपर सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं था, बल्कि पिछले 30 सालों के क्रिप्टोग्राफिक एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था। उन सब आइडियाज का प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन जो अलग अलग साइंटिस्ट ने सोच तो लिए थे, लेकिन एक वर्केबल सिस्टम में कभी जोड़ नहीं पाए। सतोशी ने अपने व्हाइट पेपर में पहले के रिसर्चर्स के काम को ओपनली एक्नॉलेज भी किया, जैसे वी डाई का बी मनी, निक ज़ेबो का बिट गोल्ड और एडम बैक का हैश कैश। उन्होंने क्लियरली लिखा कि बिटकॉइन उन आइडियाज पर बिल्ड होता है जहां से प्रूफ ऑफ वर्क, डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन और क्रिप्टोग्राफिक कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स आए। इसके अलावा इन्होंने रैल्फ मेर्की के मेर्की ट्रीज और वी डाई के डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम स्टैंपिंग जैसी टेक्निक्स को भी इंक्लूड किया। यानी बिटकॉइन एक सिंगल इन्वेंशन नहीं था, ये एक इंटीग्रेशन ऑफ एवरी आइडिया था, जहां पहले के हर फील्ड एक्सपेरिमेंट का एक इंपॉर्टेंट पीस मिला। बिटकॉइन का मेन गोल था एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। पुराने सिस्टम्स जैसे डिजिकैश एनोनिमिटी तो देते थे, पर सेंट्रलाइज थे। हर ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए एक ट्रस्टेड बैंक चाहिए होती थी। दूसरी तरफ हैश कैश डिसेंट्रलाइज था, पर उसपे कोई ग्लोबल लेजर नहीं था जो कॉइन्स के फ्लो को ट्रैक कर सके। सतोशी ने पूरे सिस्टम की सब कमियां समझकर एक मिसिंग पीस ढूंढ लिया, एक ट्रस्टलेस टाइम सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम था जो बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ये डिसाइड कर सके कि कौन सी ट्रांजैक्शन सबसे पहले हुई। नाकामोटो ने समझा कि डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का असली सोल्यूशन टाइम सिंक्रोनाइजेशन में छुपा है। यानी अगर सब कंप्यूटर्स या पार्टिसिपेंट्स एक शेयर्ड और वेरीफाइड टाइम रिकॉर्ड फॉलो करें तो कोई भी एक कॉइन दोबारा यूज नहीं कर पाएगा। इन्होंने 3 मेजर आइडियाज को एक सिंगल आर्किटेक्चर में मर्ज किया। पहला, सूडोनिमस आइडेंटिटी। बिटकॉइन यूजर्स अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील किए बिना डिजिटल सिग्नेचर्स के जरिए ट्रांजैक्शंस करते हैं। दूसरा, प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म। ये एडम बैक के हैश कैश पर बेस्ड है, जिसपे हर ब्लॉक क्रिएट करने के लिए कंप्यूटेशनल एफर्ट लगता है, जिससे सिस्टम सिक्योर और फेयर रहता है। तीसरा, डिसेंट्रलाइज्ड टाइम स्टैंपिंग। हर ब्लॉक एक टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड होता है जो पिछले ब्लॉक से क्रिप्टोग्राफिकली लिंक्ड होता है, जिससे एक अनब्रेकेबल चेन ऑफ ट्रूथ बनती है। बिटकॉइन नेटवर्क में ये प्रोसेस माइनिंग कहलाता है। जब भी नए ट्रांजैक्शंस होते हैं, दुनिया भर के कंप्यूटर्स यानी माइनर्स उन्हें वेरीफाई करते हैं। हर माइनर एक टफ मैथमेटिकल पजल सॉल्व करता है, जिसे करने में रियल टाइम और इलेक्ट्रिसिटी लगती है। जो माइनर सबसे पहले पजल सॉल्व करता है, वो एक न्यू ब्लॉक ऐड करता है और उसे बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलता है। इन सब इनोवेशंस का कॉम्बिनेशन एक मिरेकल था बिटकॉइन, जहां हर ट्रांजैक्शन का ऑर्डर, ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी पूरे नेटवर्क के कंसेंसस से डिसाइड होती है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं, सिर्फ कोड और क्रिप्टोग्राफी। सतोशी के व्हाइट पेपर ने सबको दिखाया कि क्रिप्टोग्राफी और कंप्यूटेशन मिलकर एक ट्रस्टलेस फाइनेंशियल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। और इसी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ डिजिटल मनी का नया युग, द एरा ऑफ ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। हर फील्ड एक्सपेरिमेंट ने बिटकॉइन के लिए एक पीस ऐड किया। बिटकॉइन ने फिर ये सब पीसेस को जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर बना दी। बिटकॉइन की हिस्ट्री में उन लोगों की 30 साल पुरानी मेहनत छुपी है, जिन्होंने डिजिटल दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम किया था। इनकी मेहनत से बिटकॉइन का जन्म हुआ और आज बिटकॉइन ने सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं, बल्कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया।